नमस्कार बच्चों। कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था अपना। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 2 में शुरुआत में पढ़ा था कि किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद की एंट्री होती है। सोशलिज़म जो है वो यूरोप के जो विभिन्न देश हैं वहाँ पर लगातार फैलता रहता है और यूरोप और एशिया और दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है रूस, उसमें अपने पैर पसारने शुरू कर देता है। उसी के साथ रूस के अंदर क्या है, दो क्रांतियाँ होती है। फर्स्ट 1917 के फरवरी में और सेकंड 1917 के अक्टूबर में। इन दोनों क्रांतियों के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसमें फर्स्ट जो क्रांति होती है उसमें जार के शासन को हटा दिया जाता है, जार के शासन को ख़त्म कर दिया जाता है, जार को गद्दी से हटा दिया जाता है। और सेकंड जो अक्टूबर के अंदर हुई थी, उस क्रांति के अंदर मेन सेविक पार्टी की सरकार को हटाकर वहाँ पर बोल्शेविक अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा रिकैप था पिछली वीडियोस का कि किस प्रकार से बोल्शेविक जो है अपनी सत्ता स्थापित करते हैं और समाजवाद के उत्कृष्ट या उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पर समाजवाद को दोबारा से या व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का प्रयास करते हैं बोल्शेविक। जिसके मुख्य नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, और इसी वीडियो में क्या है, या मतलब जो हमारे वीडियोस होंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट जो, उसमें क्या है, इसके बाद जो बोल्शेविक पार्टी को संभालने वाले नेता है वो है स्टालिन। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, या इन दोनों के राजतंत्र या जो इनका शासनकाल रहा था व्लादिमीर लेनिन और उसके बाद स्टालिन का, उन दोनों के बारे में अपने लगातार अभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में क्या है, हमारा पॉइंट जो है वो अक्टूबर के बाद क्या होता है। अभी तक हमने जाना था कि अक्टूबर की क्रांति में क्या कुछ घटित हुआ था, किस प्रकार से मेंशेविक जो लोग थे उनकी सत्ता को हटाने का प्रयास किया गया और फिर वहाँ पर बोल्शेविक अपने पैर पसारते हैं। अभी देखते हैं कि जब बोल्शेविक सत्ता में आते हैं तो उन्होंने जो सत्ता उनके हाथ में आई थी उसका उपभोग उन्होंने किस प्रकार से किया। जैसा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन था, उसने एक प्रस्ताव रखा था जब जार को गद्दी से हटाया गया था। तब प्रस्ताव का नाम था अप्रैल थीसिस। ठीक है, जिसके अंदर उसने 3 मांगे अपनी सामने रखी थी। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। युद्ध समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और थर्ड थी कि किसानों को किसानों को सारी ज़मीनें दे दी जाए, यानी ज़मींदारों का कब्जा उनसे हटा लिया जाए। ये 3 मांगे स्टालिन की अप्रैल थीसिस के अंतर्गत थी। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर की क्रांति आती है और स्वयं लेनिन की वहाँ पर क्या है, सत्ता स्थापित होती है। तो लेनिन भी क्या है, जो उसकी मांगे थी उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए या इसी प्रकार की नीति को या शासन नीति को लागू करने का कार्य करता है। अप्रैल के बाद अक्टूबर में उसकी सरकार आती है और अक्टूबर के तुरंत बाद क्या है, बोल्शेविक निजी कंपनी या निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ था। जैसा कि तो उसने ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में क्या करना शुरू कर दिया, राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया। किसका? निजी उद्योगों का और साथ ही साथ निजी बैंकों का, क्योंकि वह क्या है, किसके खिलाफ था? निजी संपत्ति के पूर्णता खिलाफ था कि किसी भी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था, यानी अब जो उद्योग थे निजी या बैंक थे उनका नियंत्रण
या कंट्रोल जो था वो किसके हाथ में आ चुका था? पूर्णतः सरकार के हाथ में आ चुका था। ठीक है, इससे क्या है, जो पूंजीवादी लोग थे उनको आक्रोशित होना पड़ा या फिर उनको बुरा लगा। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। यानी फर्स्ट कार्य उसने क्या किया? निजीकरण किया बैंकों का और उद्योगों का। दूसरा जो कार्य किया उसने वो क्या है? ज़मीन को सामूहिक संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक है, अक्टूबर के बाद जब बोल्शेविक की सरकार बनती है तो उसने क्या है? ज़मीन को सामूहिक या कह लीजिए सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था अप्रैल थीसिस में उसकी 3 मांगें थीं। पहली 2 जो बैंकों वाली और ज़मीन वाली थी वह उसने पूरी कर दी है। युद्ध को क्या है वैसे ही उन्होंने समाप्त करवा दिया था। जैसे ही बोल्शेविक सरकार बनाती है, युद्ध को क्या है? समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है रूस की तरफ से। रूस युद्ध से हट जाता है। शहरों, उसके अलावा उसने क्या कार्य किया अभी कि जो शहरों में क्या है मकान मालिक थे, मकान में रहने लायक भूमि छोड़कर ज़रूरतमंदों बेघरों को घर सौंप दिए गए। यानी जो ज़रूरतमंद लोग थे जिनके पास घर नहीं था उनको, या जो बेघर थे उनको क्या है, मकान में रहने वाले जो लोग थे यानी बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बड़े बड़े घर थे, या जो क्या है मकान मालिक थे बड़े, उनको रहने लायक भूमि छोड़ दी, यानी पर्याप्त स्थान छोड़ दिया उनके लिए कि हाँ वो रह सकते थे उतने में। और बाकी का जो क्वार्टर था, बाकी का जो बचा हुआ घर था, वो ज़रूरतमंद या बेघरबार जो लोग थे उन लोगों को क्या है घर दे दिया गया। यानी एक तरह से क्या है गरीबों के लिए बहुत ही उदारतापूर्वक कार्य हो रहे थे। लेकिन वहीं पर क्या है एक वर्ग जो पूंजीपति वर्ग था जिसने मेहनत की थी, जिस मुकाम पर वो पहुँचे थे, उसको क्या है उनसे वो जो मेहनत की चीज़ें थी उनकी, वो लगातार क्या है कमाई जो थी वो लगातार छीनी जा रही थी। हालांकि इसमें ये बात भी सही है कि मज़दूरों और जो निम्न तबके के लोग थे उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए ये कार्य भी बहुत सही था। तो ये दोनों प्रकार से क्या है गलत भी है और दोनों प्रकार से ये सही भी है। ठीक है, बस अलग अलग जनता का जो भाग था वो दोनों प्रकार के विचार सामने रख रहे थे। इसके अलावा जो अभिजात्य वर्ग था, कुलीन वर्ग या अभिजात्य वर्ग द्वारा प्रयोग की जाने वाली पदवियों को भी हटा दिया गया या उनको क्या है लागू नहीं रहने दिया। यानी अगर कोई क्या है पदवी का इस्तेमाल कर रहा था, किसी प्रकार की पोस्ट को दिखा रहा था, पुराने समय में जो पदवियां वो इस्तेमाल करते थे, तो उनको क्या है ये चीज़ें हटा दी गई। परिवर्तन स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए उन्होंने क्या किया, सेना और जो सरकारी अफसर थे उनकी वर्दियां बदल दी और 1918 में क्या है एक पोशाक प्रतियोगिता रखवाई गई जिसमें क्या है सैनिकों के लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक को सेलेक्ट किया गया जिसे कहते हैं सोवियत टोपी। सोवियत टोपी यह क्या है 1918 की प्रतियोगिता में चयन की जाने वाली पोशाक की एक भाग था जिसको बुदियोनोवका सोवियत टोपी या बुदियोनोवका कहा जाता है। ठीक है,
तो ये कुछ चेंजेस के हैं व्लादिमीर लेनिन ने जैसे ही अपनी सरकार बनाता है वह, तो इस प्रकार के कुछ चेंजेस वह लगातार करता है जिसके बारे में हमने पढ़ा। और इम्पोर्टेंटली उसने क्या है एक प्रकार का से क्या है पूर्णतः सिस्टम को चेंज कर दिया था, राष्ट्रीयकरण करके या जो ज़मीन को क्या है सामाजिक संपत्ति की घोषित करके बेघरों को घर देने वाला जो कार्य था, इससे मजदूर वर्ग में क्या है व्लादिमीर लेनिन एक प्रकार से भगवान के रूप में सामने आया था। पदवियां नष्ट कर दी गई थी या हटा दी गई थी और चेंज पूरा दिखाने के लिए पोशाक भी चेंज कर दी गई। तो ये क्या है कुछ चेंजेस उसने स्वयं के द्वारा किए। अब उनके क्या प्रभाव रहे और आगे व्लादिमीर की सरकार को क्या समस्याएं झेलनी पड़ी वो देखते हैं। अब एक चेंज और किया गया, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज किया गया था। बोल्शेविक पार्टी का क्या किया गया था, नाम चेंज किया गया था। इसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। ठीक है, इसको बोल्शेविक भी बोलते थे। ठीक है, नाम चेंज किया गया था, ऐसा नहीं था कि बोल्शेविक इसको बोलना ही बंद कर दिया था। मुख्यतः यह फेमस जो थी वो बोल्शेविक नाम से ही फेमस थी। ठीक है, तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया गया इसको। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए और चुनाव में क्या है बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला, यानी इन्होंने क्या है संविधान सभा के लिए क्या करवाए, चुनाव कराए और चुनाव में बहुमत नहीं मिला। किसे नहीं मिला बहुमत? बोल्शेविक पार्टी को नहीं मिला। ठीक है, चुनाव कराने वाले यही थे लेकिन इनको बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब जो असेंबली चुनी गई थी बहुमत इनको मिला नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा कह लीजिए या असेंबली कह लीजिए, असेंबली। ठीक है, अब जो असेंबली थी उसने क्या है प्रस्ताव किसके थे? बोल्शेविक पार्टी के। बोल्शेविक पार्टी के जो प्रस्ताव थे उनको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। अब संविधान सभा चुनी गई जिसमें बहुमत बोल्शेविक को नहीं मिला, यानी बोल्शेविक के लोग क्या थे उसमें कम थे। तो साधारण सी बात थी कि बोल्शेविकों के प्रस्ताव क्या है पास नहीं हुए, खारिज उनको कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या है थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बोल्शेविक पार्टी जो अभी क्या थी सत्ता में थी, वह सोचती है कि हमें क्या करना चाहिए, एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। संविधान सभा का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। किस आधार पर? चुनाव से। ठीक है, वैश्विक मताधिकार के चुनाव से ऐसा गठन करना चाहिए। अब क्या है बोल्शेविक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। ठीक है, तो संविधान सभा क्या है संविधान सभा में क्या है कम सीटें बोल्शेविक पार्टी की रहती हैं। अब सरकार बोल्शेविक पार्टी की थी तो बोल्शेविक पार्टी क्या लाती है? प्रस्ताव लाती है, यानी समाजवाद के रूप में संस्था या सरकार को सत्ता को स्थापित करने के लिए वो एक प्रकार का प्रस्ताव लाते हैं। लेकिन उस प्रस्ताव को संविधान सभा या असेंबली जो है वो खारिज कर देती है, मना कर देती है, पास नहीं होता है। ठीक है, अब ये हुई एक घटना। अब जब इनका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ या पास नहीं हुआ तो जो हमारे लेनिन महोदय हैं जो सत्ता रूढ़ हैं फिलहाल, वो क्या करते हैं? असेंबली को बर्खास्त कर देते हैं। असेंबली को बर्खास्त कर देते हैं, असेंबली ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी जब सत्ता में सरकार है लेनिन की और जो असेंबली है वो लेनिन के ही प्रस्ताव को पास नहीं करती है तो असेंबली को बर्खास्त कर दिया जाता है। और क्यों असेंबली को बर्खास्त करता है लेनिन का मानना था कि ऐसी जो संकटग्रस्त स्थिति में असेंबली चुनी गई है उस असेंबली में क्या है
सही निर्णय पारित नहीं किए जा सकते। इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था कौन किसको बताता है? वह है, इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था तो अखिल रूसी सोवियत संघ है, ठीक है। यानी उसका वोट किसको जाता है, या उसका वो जो अवधारणा थी वो रूसी सोवियत अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कह लीजिए या संघ कह लीजिए, ठीक है। वह इसको ज़्यादा राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिक संस्था मानता था, लोकतांत्रिक संस्था। इसीलिए उसने क्या कर दिया, असेंबली को बर्खास्त कर दिया। अब असेंबली का कोई बड़ा कार्य या बड़ा रोल नहीं था, इसको सिर्फ क्या है, चुनाव बनाने के लिए संविधान बनाने के लिए चुना गया था। और इसको भी क्या है, संविधान बनाने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि लेनिन ने इसको बर्खास्त ही करवा दिया और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को ही ज़्यादा महत्व दिया। उसके बाद मार्च 1918 में, यानी यह बात कब की होती है, ये सारी घटना जनवरी 1918 की रहती है, ठीक है। अब बात आती है मार्च 1980 या मार्च 1918 की, कि जब असेंबली को बर्खास्त कर दिया गया, तब अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी की संधि कर ली। ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी के साथ संधि, जर्मनी के साथ संधि। अब देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब रूस क्या है, जर्मनी के खिलाफ लड़ता है, ठीक है। स्थिति क्या थी, रूस जर्मनी के खिलाफ लड़ता है, लेकिन 1918 में क्या हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। और जो जर्मनी रूस का इतना बड़ा दुश्मन था, रूस के जो लोग थे जो जर्मनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, व्लादिमीर लेनिन की पार्टी जो बोल्शेविक है, वो क्या करती है, ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी के साथ संधि कर लेती है मार्च 1918 में। जो क्या है, वहाँ के जो अन्य राजनीतिक सहयोगी थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अन्य राजनीति सहयोगी इनको क्या है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और साधारण सी बात है, पूरी जनता को यह चीज़ें या यह कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उनके देश की जो सरकार है वो उनके भूतपूर्व रहे दुश्मन, या अभी भी क्या है, दुश्मन ही है, क्योंकि जर्मनी और उसके बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ था मार्च 1918 तक, ठीक है। लेकिन बोल्शेविक पार्टी क्या कर लेती है, संधि करती है ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी के साथ। और यह क्या है, थोड़ा सा रूस में बदलाव लाने का भी कारण करते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्मनी क्या है, एक प्रकार से दोषी करार पाया जाता है प्रथम विश्व युद्ध में, और जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वहीं पर क्या है, रूस की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। तो दोनों जो देश थे वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले बन सकते थे, ठीक है। अब आने वाले सालों में क्या है, बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई थी। यानी अखिल रूसी सोवियत संघ, इस पार्टी के लिए या इस कांग्रेस पार्टी के लिए जो चुनाव होते थे उसका समर्थन करने के लिए सिर्फ एकमात्र पार्टी रही थी बोल्शेविक। बाकी पार्टियां क्या है, इन सब से हट चुकी थी। इसीलिए क्या है, अखिल रूसी सोवियत संघ को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। यानी इसको क्या बना दिया गया, एक संसद बना दिया गया। कहाँ की, रूस की, ठीक है। क्योंकि पार्टी एक है जो चुनाव करती है उसके लिए या चुनाव लड़ती है, तो जब विपक्ष ही नहीं है तो क्या है, वह एक प्रकार की सत्ता ही बन जाती है और संसद का रूप उसको लेने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो सकती।
नेक्स्ट क्या होता है भाई, रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। नॉर्मल सी बात है, यही संसद है, यही पार्टी है, यही चुनाव करती है और यही चुनाव जीतती है, तो क्या है, एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश बन गया। एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश। और वो एक दल कौन सा है, बोल्शेविक, वो एकमात्र दल है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, भाजपा है, कांग्रेस नाम है पार्टियों के, ठीक है, उसी प्रकार से वो जो नाम है बोल्शेविक, वो वहाँ एक राजनीतिक पार्टी का नाम था, ठीक है। रूस एक में क्या है, फिर ट्रेड यूनियन जो थे पर पार्टी का पूरा नियंत्रण था, ठीक है। जो रूस के अंदर ट्रेड यूनियन बने हुए थे, इस प्रकार के जो संगठन थे जो उनका विद्रोह करने के काबिल हो सकते थे, उन पर भी कंट्रोल किसका था, नियंत्रण पार्टी का था। तो एक प्रकार से क्या है, प्रधान सत्ता सारी की सारी जो है वो बोल्शेविक पार्टी की रह जाती है। गुप्तचर पुलिस, जिनको क्या है पहले चेका कहा जाता था, किसे, गुप्तचर पुलिस, ठीक है, अंडर कवर जो एजेंट्स होते हैं, पुलिस होते हैं, ठीक है, उनको पहले चेका, उसके बाद OGPU, ठीक है, या फिर इसके बाद इनको NKVD, ये क्या है, इनके नाम रखे गए गुप्तचर पुलिस के। यानी समय समय पर ये गुप्तचर पुलिस चेंज होती रही या उसके नाम चेंज होते रहे। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। यानी यह क्या है, गुप्तचर पुलिस थी और इसका काम क्या था, दंडित करना था जो कोई भी क्या था, विरोधी था, किसका, बोल्शेविक पार्टी का। यानी एक प्रकार की एकात्मक सत्ता या तानाशाही रूप था वहाँ पर बोल्शेविक पार्टी का। यानी पुलिस भी क्या है, उसके लिए कार्य कर रही है, किस प्रकार से कि जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस भी करेगी। बहुत सारे जो युवा कलाकार थे, युवा कलाकार या लेखक थे, वह भी क्या है इस पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे थे लगातार। उनको भी क्या है, जो समाजवाद विषय था, लेखकों को या कलाकारों को समाजवाद विषय जो था ये बहुत पसंद आ रहा था और बोल्शेविक के वे क्या है, अनुयायी या फैन बनते जा रहे थे एक प्रकार से, ठीक है। तो यह भी क्या है, पार्टी के साथ लगातार जुड़ते जा रहे थे। बस एक कमी आ रही थी कि जो पार्टी की सेंसरशिप थी, पार्टी के द्वारा निर्धारित की गई, निर्धारित जो सेंसरशिप थी, उस सेंसरशिप के कारण क्या है, कुछ लोग उसके विरोधी बन रहे थे, ठीक है। जो उनकी एक प्रकार से क्या है, लोगों में भेदभाव करने की, किस प्रकार के लोगों में जो उनके विरोधी हैं उनके साथ भेदभाव करने की जो धारणा थी, या किसी भी चीज़ को क्या है पूर्णतः परख कर जो वो अपना मेंबर या सदस्य बनाते थे, इस प्रकार के जो कार्य थे या जो पूंजीवादी लोगों के खिलाफ उनके कार्य थे, इसके कारण लोग जो है वो उनके विरोधी बनते हुए जा रहे थे। तो यह क्या है, अक्टूबर के बाद का पहला बदलाव है, जिसके अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से जो व्लादिमीर लेनिन हैं वो सत्ता में आने के बाद किस प्रकार के बदलाव देश में करता है, और उसकी पार्टी जो है वो किस प्रकार के बदलाव वहाँ की राजनीतिक स्थिति में करता है, ठीक है। सामाजिक स्थिति में बदलाव, वहाँ के औद्योगिक और बैंकों में को राष्ट्रीयकरण करके या ज़मीनों को बांटकर लोगों को समान पदवियाँ देकर, इस प्रकार के कार्य सामाजिक बदलाव के लिए किए गए। और राजनीतिक रूप से बदलाव क्या है, असेंबली को बर्खास्त करना, या फिर जो उनकी अखिल रूसी सोवियत संघ है उसी को संसद का दर्जा देना और स्वयं की पार्टी को ही एकाधिकार देना। तो इस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन अक्टूबर के बाद देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि अक्टूबर के बाद जो गृह युद्ध की स्थिति बनती है या गृह युद्ध यूरोप के इस बड़े देश रूस में होना शुरू होता है, उस गृह युद्ध के अंतर्गत क्या चलता है।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गृह युद्ध। गृह युद्ध के अंतर्गत क्या है, देखो जो बोल्शेविक थे उन्होंने क्या है ज़मीनों का पुनर्वितरण का आदेश दे दिया था। जैसा कि मैंने बताया था कि ज़मीन को क्या कर दिया गया था, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, संपत्ति घोषित कर दिया गया था। तो अब क्या है, ज़मीनों का क्या हो गया था, जमीन पुनर्वितरण कार्य, ज़मीनों का पुनर्वितरण कार्य शुरू हो गया था। और उसके कारण क्या है, रूस की सेना टूटने लगी, सेना टूटने लगी। ऐसा क्यों हुआ भाई कि किसानों को ज़मीन मिल रही है और सेना टूटना शुरू हो जाए? इसके पीछे कारण यह था कि ज़्यादातर सैनिक किसान परिवार से थे, और जैसे ही उनको पता चलता है कि किसानों को दोबारा से ज़मीनें मिलना शुरू होती है तो वो सेना छोड़कर क्या है घर जाने लगते हैं, और लगातार सेना में सैनिकों की कमी होती जाती है। गैर बोल्शेविक जो समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोहियों की निंदा की। जो विद्रोह किए थे बोल्शेविक ने, उनकी निंदा करने वाले भी अब ग्रुप बनने लग गए थे। ठीक है, कौन कौन से? समाजवादी व उदारवादी, एक राजशाही समर्थक। ये दो प्रकार के क्या है संगठन थे जो बोल्शेविकों के द्वारा किए गए विद्रोह, जो फरवरी के बाद अक्टूबर में क्रांति हुई थी, एक प्रकार का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह की क्या करने लगे थे, आलोचना करने लगे थे। ठीक है, यानी अब क्या है, तीन भाग बन चुके थे सत्ता के यूरोप में सत्ता प्राप्ति हेतु। एक तो था ही हमारा बोल्शेविक, ठीक है, बहुत बार नाम यूज हुआ है ये बोल्शेविक। तो बोल्शेविक समाजवादी या उदारवादी और राजशाही के समर्थक, यानी जो जार के समर्थक थे वो, ये तीनों में आपस में विद्रोह होना शुरू हो जाता है। अब जो ये उनके नेता थे समाजवादी के या फिर राजशाही समर्थकों के, दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे थे। ठीक है, अब बोल्शेविक जो हैं इनका निशान था रेड, इसीलिए ये कहलाते थे रेड्स। समाजवादी या उदारवादियों का निशान था ग्रीन। ठीक है, तो इसलिए ये कहलाते थे ग्रीन्स। और राजशाही समर्थकों का निशान था वाइट, इसलिए ये कहलाते थे वाइट्स। ठीक है, अब जो ग्रीन्स प्लस वाइट्स जो थे, यानी उदारवादी और राजशाही समर्थक थे, वो संगठित होकर दक्षिणी रूस में विद्रोह करने लगे। किसके खिलाफ? रेड्स के खिलाफ। ठीक है, अब इनके द्वारा या दो ग्रुपों के द्वारा बोल्शेविक पार्टी के लिए क्या होना लगा था, उसके खिलाफ कार्य या आवाज़ें उठने शुरू हो गई थी। उन्हें, यानी ये जो रेड्स और समाजवादी या उदारवादी जो लोग थे, इन दोनों ग्रुप्स को क्या है, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस कह लीजिए या जो यूरोप के अन्य देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन या उसके अलावा अमेरिका,
इनका क्या था समर्थन,